हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जॉन मिल्टन पर एमसीक्यूज़ देखेंगे। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। जॉन मिल्टन के क्वेश्चन थे, वो एसके अरोरा से थे। वो जो मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं चैनल पे, वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। वो एसके अरोरा से थे। सारे ही क्वेश्चन जितने भी एसके अरोरा से क्वेश्चन थे मिल्टन से जितने क्वेश्चन बनते थे वो मैंने करा दिया है। आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज हम देखेंगे एमसीक्यूज़ जॉन मिल्टन पे एमसीक्यूज़ देखेंगे और भी क्वेश्चन के साथ। तो अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा आज की वीडियो में। आज क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, मिल्टन पर बहुत ही क्वेश्चन इजी हैं, धीरे धीरे टफ होंगे। ओके, तो अपना स्कोर साझा ज़रूर करिएगा, कितना स्कोर आपने किया है। आज मैंने 40 क्वेश्चन आज भी रखे हैं, तो आशा करूँगी कि आपका 40 आउट ऑफ 40 आना चाहिए सभी का। ओके, अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। सभी ने अपना स्कोर बहुत अच्छा बताया है। लास्ट वीडियो में जो मैंने शेक्सपियर के 40 क्वेश्चन कराए थे, कुछ ही किसी का 26 सही था, किसी का 18 सही था, किसी का 20 सही था। तो लगभग सभी का कुछ क्वेश्चन सभी में फंस गए थे। जहाँ पे बुक का क्वेश्चन पूछा था वहीं पे मुझे लग रहा है वहीं पे ज़्यादा डाउट हुआ होगा आप लोग को। तो वो भी क्लियर हो गया, उसको भी याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम। इंग्लैंड में रेस्टोरेशन पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? तो कब से स्टार्ट हुआ था रेस्टोरेशन पीरियड? अब एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं रेस्टोरेशन पीरियड तक स्टार्ट से। 1558 से 1603। ये कौन सा एज है? 1558 से 1603, ये इसको कहते हैं एलिजाबेथ फर्स्ट। ये एलिजाबेथन का एज है। और उस समय किसका रेन था? एलिजाबेथ फर्स्ट का रेन था 1558 से 1603। फिर उसके बाद 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। 1603 से 1625, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1603 से 1625 ये आपका जैकोबियन एज है। इस पे किसका रेन आया था? जेम्स फर्स्ट का 1603 से, क्योंकि 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? जेम्स फर्स्ट बैठते हैं। तो जैकोबियन एज कहा जाता है 1603 से 1625। उसके बाद आपका आता है 1625 से 1649। 1625 से 1649 ये आपका कैरोलिन एज आता है। इसको क्या बोलते हैं? कैरोलिन एज इसे बोलते हैं। और इस समय गद्दी पर कौन बैठता है? चार्ल्स फर्स्ट, जिसको पब्लिकली बिहेडेड कर दिया गया था प्यूरिटन के समय। चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पर बैठता है। उसके बाद आप देखेंगे 1649 से 1658, ये कौन सा एज है? 1649 से 1658, ये इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड। इसको कौन सा एज बोलते हैं? कॉमनवेल्थ पीरियड बोलते हैं। इस समय गद्दी पर कौन बैठता है? ओलिवर क्रॉमवेल। 1649 से 1658। उसके बाद आप देखेंगे 1658 से 1660। ओके, मतलब 59, एक मिनट, 1658 से 1659 कर लेते हैं। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में रिचर्ड क्रॉमवेल गद्दी पर बैठता है। उसके बाद 1660 से 1700 ये आपका रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकेंड गद्दी पर बैठता है 1660 से 1700। तो ये आपका रेस्टोरेशन पीरियड कहलाता है, 1660 से 1700। उसके बाद 1660 से 1700 ये तो रेस्टोरेशन पीरियड हो गया, रेस्टोरेशन एज हो गया। 1700 से 1750 ये कौन सा एज है? ये आपका अगस्टन एज है। 1700 से 1750 ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ये आपका अगस्टन एज है। ओके, उसके बाद देखेंगे 1750 से 1798 ये कौन सा एज है? ये एज द एज ऑफ जॉनसन, ये जॉनसन का एज है, द एज ऑफ जॉनसन। 1750 से 1798। उसके बाद आपका
1798 से 1837, ये आपका रोमांटिक पीरियड आ जाता है, रोमांटिक एज आ जाता है। देन आपका 1837 यानी कि 1837 से 1901, ये आपका विक्टोरियन एज आ जाता है, जिसमें क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर बैठती हैं। उसके बाद 1901 से 1914 ये आपका प्री मॉडर्न आ जाता है। तो हमने पूरा एक क्विक रिवीजन ले लिया है। ओके, ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। रिस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड कब स्टार्ट हुआ था? तो 1660 से 1700, ये आपका रिस्टोरेशन पीरियड है। ओके, नेक्स्ट, मिल्टन बिकेम ब्लाइंडली एट द एज ऑफ, ये आपका TGT 2013 में आया भी है। मिल्टन किस एज में ब्लाइंड हो गए थे? तो मिल्टन जिस एज में, मतलब मिल्टन 44 ईयर्स के उस समय थे, 44 साल के थे, और 1652 में इनकी आंखें 1652 में इनकी आंखें पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, ब्लाइंड हो जाते हैं, कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। और 1652 में इनके साथ एक और इंसिडेंट होता है। इनकी जो वाइफ है, फर्स्ट वाइफ रहती हैं मैरी पोवल, उनकी डेथ हो जाती है। ओके, और 1652 में ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। तो उस समय इनकी एज कितनी रहती है? 44। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1652, और एज कितनी रहती है? 44 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट, हु बिगेन हिज सोनेट लंडन 1802 विद मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। अपनी सोनेट कौन शुरू करता है? लंदन 1802, इस लाइन के साथ, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन तुम्हें इस समय तुम्हें रहना चाहिए था, मिल्टन आपको इस समय रहना चाहिए था, ऐसा कौन से राइटर ने लिखा है? तो लंदन 1802, इसका दूसरा नाम है टू मिल्टन। ओके, ये कब पब्लिश हुआ था? 1807 में पब्लिश हुआ था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। और इसके राइटर कौन है? ये किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। अपना स्कोर जरूर करते जाइएगा। आज की जो क्लास में जो क्वेश्चन है बहुत इजी मिलेंगे आपको, और सभी का पूरा 40 आउट ऑफ 40 होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही है तो 40 आउट ऑफ 40 तो होनी ही चाहिए। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ डैश बुक्स। तो पैराडाइज जो लॉस्ट है वो कितने बुक्स से मिलकर बना हुआ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे 12 बुक्स से। ओके, क्योंकि जब पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट एडिशन आया था उस समय कितने बुक्स थे? 10 बुक्स थे। जो फर्स्ट एडिशन आया था पैराडाइज लॉस्ट का, कब पब्लिश हुआ था? 1667 में ये फर्स्ट एडिशन में आया था, और उस समय 10 बुक्स था। बाद में बुक 7 और बुक 9, इन दोनों को तोड़ के बनाया गया 12 बुक्स। ओके, तो सेकेंड एडिशन जब इसका आया 12 बुक के साथ, वो कब आया था? 1674 में आया था, और उस समय कितने बुक्स थे? 12 बुक्स थे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। ओके, तो एक रिवीजन इसको भी ले लेते हैं। पैराडाइज जो लॉस्ट है ये लिखा कब गया था? तो इसको स्टार्ट इन्होंने कब किया था? 1658 में मिल्टन ने किया था। 1658 में स्टार्ट किया था। इसको कंप्लीट कब किया था इन्होंने? तो 1665 में इसको कंप्लीट किया गया था। और इसको पब्लिश कब किया गया था? 1667 में इसको पब्लिश किया गया था। ओके, और फर्स्ट एडिशन मतलब यहाँ पे 1667 में फर्स्ट एडिशन में 10 बुक्स थे। उसके बाद जब इसका सेकेंड एडिशन आया वो कब आया था? 1674 में आया था इसका सेकेंड एडिशन। उस समय कितने बुक्स में आया था? 12 बुक्स में। और कौन कौन से बुक्स को तोड़ा गया था? 12 बुक्स बनाया गया था। तो बुक 7, बुक 9 को। तो इतना आप लोग ज़रूर याद कर रखिए। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine? ये TGT 2003 में आया भी है। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में किसे अक्यूज़ करते हैं? क्या कहते हैं? द सन्स ऑफ बेलियल फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन के रूप में किसे अक्यूज़ करते हैं वो। तो किसे कहते हैं द सन्स ऑफ बेलियल पैराडाइज लॉस्ट में? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। द कोर्ट राइटर्स को कहते हैं वो। ओके, नेक्स्ट, डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चिनास कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। जो इनका वर्क है डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चिना,
ये जो डाउट करता है, ये संदेह करता है एक ऑर्थोडॉक्सी पे, किसकी ऑर्थोडॉक्सी के? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, पैराडाइज रिगेन के। पैराडाइज रिगेन के ऑर्थोडॉक्सी पे ये डाउट करता है। पैराडाइज रिगेन इनका कब आया था? 1671 में ये आया था, और इसके साथ इनका एक क्लोसेट ड्रामा भी आया था, सैमसन एगोनिस्टिस, वो भी आपका 1671 में आया था। तो जब इसको याद रखेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। एज ऑफ मिल्टन को 3 काइंड्स मतलब 3 प्रकार के पोएट्स हैं एज ऑफ मिल्टन में। कौन कौन से प्रकार के पोएट्स पाए जाते थे एज ऑफ मिल्टन में? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एज ऑफ मिल्टन कब से कब तक, मतलब कब से कब तक को कहा जाता है एज ऑफ मिल्टन। ओके, तो यहाँ पे एज ऑफ मिल्टन में 3 प्रकार के जो पोएट हैं वो आपके कौन कौन से हैं? सबसे पहले मेटाफिजिकल है, दूसरा कैवेलियर है, तीसरा प्यूरिटन पाए जाते थे। ओके, मेटाफिजिकल जैसे आपके जॉन डन वगैरह हो गए, कैवेलियर, प्यूरिटन आपके मिल्टन ही हो गए, और कैवेलियर जैसे शेकविल वगैरह हो गए। नेक्स्ट, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? मिल्टन को किसने गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड? किसने एलिजाबेथन पीरियड के बारे में कहा है? तो किसने एलिजाबेथन पीरियड के बारे में कहा है? अ नोबल एंड प्यूसेंट नेशन, मतलब एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र, राउजिंग हरसेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप, नींद के बाद एक मजबूत आदमी की तरह खुद को जगमगाता है, एंड शेकिंग दियर इनविजिबल लॉक्स, और अपने अदृश्य ताले को शेक करता है, हिलाता है। ऐसा किसने एलिजाबेथन पीरियड को कहा है? शेक्सपियर, मिल्टन, जॉनसन या फिर ड्राइडन? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिल्टन। ओके, नेक्स्ट, हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड्स बिकेम अ ट्रम्पेट? किसने कहा है सोनेट इन मिल्टन्स, मतलब जो सोनेट है वो मिल्टन के हैंड में है जो कि एक ट्रम्पेट बन गया है? ऐसा किसने कहा है? तो वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग, ड्राइडन या डॉक्टर जॉनसन? तो ऐसा किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, हु शेड मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट? किसने कहा है मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलियम ब्लेक ने कहा है। ऐसा मिल्टन को किसने कहा है? विलियम ब्लेक ने कहा है। क्वेश्चन आपको इजी ज़रूर लग रहे होंगे, अगर क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो आप इसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। ओके, हु प्रेज मिल्टन इन हिज सोनेट लंदन 1802 इन दीज वर्ड्स? किसने मिल्टन को अपने सोनेट में प्रेज किया है लंदन 1802 में? इन शब्दों में प्रेज किया है। कौन सा शब्द है? दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, मतलब किसने कहा है कि जो तुम्हारी सोल है वो एक स्टार की तरह है, जो तुम्हारी सोल है वो एक स्टार की तरह है जो अलग अलग रहती है, ड्वेल्ट अपार्ट बहुत दूर रहती है। दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हु साउंड वॉज लाइक द शी, और तुम्हारे पास एक आवाज़ थी जिसकी साउंड कैसा है, जिसकी आवाज़ कैसी है, साउंड कैसी है, एक शी की तरह थी। ऐसा किसने कहा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट है लंदन 1802, जिसका दूसरा नाम है टू मिल्टन। इसमें इन्होंने मिल्टन के लिए ही लिखा है ये सोनेट, और मिल्टन की प्रशंसा की है इन शब्दों में। ओके, और ये पब्लिश कब हुआ था? 1807 में, इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ओके, नेक्स्ट, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज़ यूटिलाइज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स? वही बात फिर पूछ रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने अपने किस पोएम में मिल्टन को इन शब्दों में प्रशंसा की है, यूटिलाइज किया है, प्रशंसा की है। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आर, मतलब मिल्टन आपको इस समय रहना चाहिए था इंग्लैंड में, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं वो, कि आपको इस समय रहना चाहिए था इंग्लैंड में, इस समय रहना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को आपकी ज़रूरत है। सी इज़ अ फेन, यहाँ पे शी किसको कहा गया है? इंग्लैंड को ही कह रहे हैं वो। सी इज़ अ फेन ऑफ स्टैगनेंट वाटर, फेन मतलब होता है दलदल,
क्या होता है, दलदल। मतलब शी किसको बोल रहे हैं, इंग्लैंड को, कि इंग्लैंड क्या है, एक रुके हुए पानी की तरह एक दलदल हो गया है। इंग्लैंड क्या हो गया है, एक दलदल। दलदल मतलब एक जमा हुआ पानी, रुका हुआ, ठहरा हुआ पानी, और आपकी ज़रूरत है इंग्लैंड को, इस समय आपको होना चाहिए था। ऐसा किसने किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, ऐसे किस पोयम में है, सॉरी यहाँ पे पूछ रहा है ऐसा किस पोयम में है, तो वर्ड्सवर्थ ने अपने किस पोयम में कहा है, तो लंदन 1802 में है। नेक्स्ट, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन। तो जो इनका ओड है मिल्टन का, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये बिगन कब हुआ था, तो यहाँ पे आपका क्रिसमस डे 1629 है, क्रिसमस डे 1630 है, 1631 है, 1632 है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। क्रिसमस डे 1629 में ये जो इनका ओड है ये शुरू हुआ था, इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did मिल्टन कंसिडर हिज मास्टर। मिल्टन अपना मालिक किसे मानते थे, अपना मास्टर किसे मानते थे, होमर को, चौसर को, मोर को, या फिर थॉमस मोर को, या फिर स्पेंसर को। तो मिल्टन जो अपना मास्टर है वो किसे मानते थे, एडमंड स्पेंसर को मानते थे। ओके, नेक्स्ट, हु शेड मिल्टन वॉज द पोलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। अब किसने कहा है मिल्टन को स्पेंसर का पोलिटिकल सन, ये किसने कहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा जॉन ड्राइडन ने कहा है। जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को स्पेंसर का पोलिटिकल सन कहा है। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये जो लाइनें कहाँ से ली गई हैं, हाउ सून हैड टाइम द सबटल थीप ऑफ यूथ इज स्टोलन ऑन हिज विंग माई 320th ईयर। यहाँ पे जो बोल रहा है कि टाइम कितने जल्दी जो यूथ है चुरा लेता है, तो ये जो लाइनें हैं ये लाइनें किस में आती हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23। ये लाइनें इसी में आती हैं आपकी। ओके, तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, ए में आती हैं। ये आया कब इनका वर्क है, 1631 में आया है ये। ओके, नेक्स्ट, इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अकर्स। मिल्टन के किस सोनेट में ये लाइनें आती हैं, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो ये मिल्टन के किस सोनेट में आती हैं, ब्लाइंडनेस में, लिसिडस में, पैराडाइज लॉस्ट में, या पैराडाइज रिगेन में। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड, वो भी सेवा करते हैं जो खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं। ये मिल्टन के किस सोनेट की लाइन है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है, और ये सबसे लास्ट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस कब आया है, 1652 में आया है। और जब मिल्टन ने इसे लिखा था तो इसका टाइटल क्या था, इसका टाइटल था व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब इस सोनेट को मिल्टन ने लिखा था तो उसका टाइटल यही था, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ओके, इसे सोनेट नंबर 19 भी कहा जाता है। ओके, और यहाँ पे जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये मिल्टन ने नहीं दिया है। अगर मिल्टन ने दिया होता तो ऑन माई ब्लाइंडनेस होता। इसका मतलब ये टाइटल किसी और ने दिया है। तो किसने दिया है ये टाइटल, 1761 में ये टाइटल थॉमस न्यूटन ने दिया है। ओके, तो इतना ये ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डॉथ रेज टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लिव लेबोरियस डेज। ये लाइनें कहाँ पे पाई जाती है, लॉस्ट में, लिसिडस में, या कॉमस में, या सैमसन एगोनिस्टिस में। तो ये जो लाइनें हैं आपकी वो लिसिडस में पाई जाती है। ओके, अब लिसिडस की बात करें, थोड़ा सा इसमें नॉलेज ले लेते हैं। लिसिडस ये मिल्टन का है। मिल्टन का एलेजी है, कौन सी एलेजी है, ये पेस्टोरल एलेजी है मिल्टन की, जो कब आई थी, 1637 में आई थी। ठीक है, अब एलजी की बात हो गई तो एलजी किसी न किसी की डेथ पे लिखी जाती है। तो ये किसकी डेथ पे लिखी गई थी, इनके एक दोस्त हैं कैम्ब्रिज के इनके दोस्त हैं एडवर्ड किंग, जो ड्राउंड हो गए थे आयरिश सी द कोस्ट ऑफ वेल्स में। वो क्या हो गए थे, ड्राउंड हो गए थे आयरिश सी में एडवर्ड किंग। कब, अगस्त के मंथ में 1637 में ये ड्राउंड हो गए थे, जिसके कारण इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उन्हीं के लेमेंटेशन में इन्होंने एक एलजी लिखा था, पेस्टोरल एलजी, जिसका नाम था लिसिडस। ओके, तो इतना याद रखिएगा। लिसिडस कब आया था, 1637 में।
एडवर्ड किंग की डेथ पे उन्होंने लिखा था। एडवर्ड किंग कौन थे? उनके दोस्त थे, कैम्ब्रिज के फ्रेंड थे। और उनका आयरिश सी द कोस्ट ऑफ वेल्स, वहाँ पे वो आयरिश सी में ड्राउंड हो गए थे। कब? अगस्त के महीने में 1637 में। ओके। लिसिडस पब्लिश कब किया गया था? ये भी याद रखिएगा, लिसिडस को पब्लिश कब कराया गया था? 1638 में। ओके। किसके द्वारा, कहाँ पब्लिश किया गया था? तो जस्टा एडवर्डू किंग नेफ्रेगो, इसमें ये पब्लिश हुआ था, तो याद कर लीजिएगा इसको। ओके। जस्टा, एक मिनट मैं लिख दे रही हूँ, जस्टा किंग, NAUFRAGO। ओके। इसमें ये पब्लिश हुआ था लिसिडस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन हिज सोनेट मीथॉट आयशा माई लेट स्पाउस सेंट, मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज। अपनी सोनेट मीथॉट आयशा माई लेट स्पाउस सेंट, इसमें मिल्टन अपने ये इन्होंने लिखा है अपनी वाइफ पर। तो इन्होंने अपनी किस वाइफ पर ये सेलिब्रेट करते हैं? फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ, थर्ड, या हिज गर्ल फ्रेंड? तो किस पे वो करते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं? तो उनकी तो 3 वाइफ होती हैं। मैरी पोवल उनकी फर्स्ट वाइफ होती हैं, सेकंड वाइफ उनकी कैथरीन वुडकॉक, थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिंसुल। तो थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे, तब हम आएंगे इसके आंसर पे। 5 मई 1652 में मैरी पोवल, इनकी जो फर्स्ट वाइफ होती हैं मैरी पोवल की डेथ हो जाती है 5 मई 1652 में। 1652 में और भी इंसिडेंट होते हैं, वो ब्लाइंड हो जाते हैं कम्प्लीटली। और 1652 में इनकी जो फर्स्ट वाइफ है मैरी पोवल, उनकी डेथ हो जाती है। और ये एक बेबी को जन्म दिए रहती हैं। जन्म के 3 दिन बाद इनकी डेथ होती है। उस एक बेटी को दिए रहती हैं। तो उस बेटी का क्या नाम रहता है? डिबोरा। ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैरी पोवल की बेटी रहती हैं डिबोरा। इनको जन्म देती हैं। इनके बाद 3 दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है मैरी पोवल की 5 मई 1652 में। उसके बाद ये क्या करते हैं? 12 नवंबर 1656 में ये दूसरी शादी करते हैं। किससे? कैथरीन वुडकॉक से करते हैं। 12 नवंबर 1656 में ये दूसरी शादी करते हैं कैथरीन वुडकॉक से, अपनी सेकंड वाइफ से। उसके बाद क्या होता है? 3 फरवरी 1658 यानी कि 1658 में 3 फरवरी 1658 में इनकी डेथ हो जाती है। किसकी? कैथरीन वुडकॉक की। इनकी डेथ हो जाती है 3 फरवरी 1658 में। और ये भी अपनी एक बेटी को जन्म देती हैं। बेटी के 4 महीने, मतलब जन्म के 4 महीने बाद इनकी डेथ हो जाती है। और एक बेटी को जन्म देती है। इनकी बेटी का क्या नाम रहता है? कैथरीन। ओके, याद रखिएगा, ये कैथरीन वुडकॉक की बेटी का नाम है कैथरीन। और जन्म के 4 महीने बाद इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद लास्ट में जो थर्ड वाइफ इनकी रहती हैं, 1663 में ये तीसरी शादी करते हैं, एलिजाबेथ मिंसुल से करते हैं। तो इतना याद रखिएगा। तो ये जो इन्होंने लिखा है, ये जो लिखे थे, ये मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड, ये किसके सेलिब्रेट में? अपनी सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक के। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन हिज डिकीज्ड वाइफ, इसका टाइटल क्या है? ऑन हिज डिकीज्ड वाइफ। नेक्स्ट, इन विच पोएम मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोइट्री। तो मिल्टन अपने जो व्यूज़ हैं किस पोइट्री पर देते हैं, मतलब किस पोएम में अपने व्यूज़ को देखते हैं, अपने व्यूज़ को देते हैं पोइट्री में? तो लिसिडस, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगन, या सैमसन एगोनिस्टिस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, लिसिडस पर वो क्या करते हैं? अपने व्यूज़ को देते हैं अपनी पोएम, अपनी लिसिडस पोएम में। ओके। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो इज़। एल एलिग्रो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? इल यार पेंसिव मैन, या हैप्पी यार चीयरफुल, मैन ऑफ जॉली नेचर, या मैन ऑफ रिजर्व नेचर। तो यहाँ पे जो इनका पोएम है, इनकी पोएम है एल एलिग्रो और इल पेंसेरिसो। ये दोनों पोएम कंपेनियन पोएम मानी जाती है। इल पेंसेरिसो, एल एलिग्रो और इल पेंसेरिसो, ये कब आया था? 1631 में आया था। दोनों ही पोएम आई थी। ये हॉटन पोएम्स भी हैं।
और कंपेनियन पोएम भी मानी जाती है। एल एलिग्रो का मतलब होता है हैप्पी या चीयरफुल, और इल पेंसेरिसो का मतलब होता है इल या पेंसीमैन या सैड मैन। ओके, और एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, ये दोनों की जो है एल एलिग्रो और इल पेंसेरिसो, इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है? तो म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, हैप्पी एंड चीयरफुल। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ इल पेंसेरिसो इज, आ गया क्वेश्चन। तो इल पेंसेरिसो का मतलब क्या होता है? इल एंड पेंसिव मैन। ओके, नेक्स्ट, द टाइटल्स ऑफ एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरिसो आर टेकन फ्रॉम। क्वेश्चन आ भी गए हैं कि एल एलिग्रो और इल पेंसेरिसो का जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा म्यूजिकोलॉजी से। नेक्स्ट, हु सेड अबाउट मिल्टन। मिल्टन के बारे में किसने कहा? दिस मैन कट्स अस ऑल आउट। इस आदमी ने सभी का सफाया कर दिया। एंड द एंशियंट टू, और प्राचीन के जितने पोएट हैं उन सभी को सफाया कर दिया अपने आगे इस आदमी ने। ये ऐसा किसने कहा है? तो राइट आंसर यहाँ पे जॉन ड्राइडन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन आर फुल ऑफ एलिजाबेथन स्पिरिट जॉयस इन नेचर। तो मिल्टन की कौन सी पोएम्स हैं जो एलिजाबेथ स्पिरिट जॉयस, नेचर में एलिजाबेथ स्पिरिट जॉयस से भरी हुई है? तो कौन सी पोएम है? तो हॉटन पोएम्स हैं। ओके, हॉटन पोएम्स में इनकी एल एलिग्रो, इल पेंसेरिसो, आर्केड्स, लिसिडस, ये सारे ही हॉटन पोएम्स में आती हैं, ये सारे पोएम आते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन asleep ओवर हिज बाइबल। तो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में किसने ये डिस्क्राइब किया है? द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन asleep ओवर हिज बाइबल। ये मैंने कम्युनिटी पे पूछा भी था, कम्युनिटी में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। सभी का सही होना चाहिए, लेमरटाइन। नेक्स्ट, एरोपेजिटिका इज ऑल अबाउट। तो एरोपेजिटिका इनका प्रोज वर्क है। ओके, ये इनका प्रोज वर्क है मिल्टन का, जो कब आया था? 1644 में आया था। और ये लिबर्टी ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए जानी जाती है, इसके बारे में ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस। कहीं कहीं लिबर्टी ऑफ प्रेस होता है। नेक्स्ट, एट वॉट एज मिल्टन रोट हिज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। किस एज में मिल्टन ने ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखा है? ये अपनी ओड किस एज में? ओके, तो यहाँ पे आपका 21 साल की एज में उन्होंने लिखा था। ये कब आया था? 1629 में आया था ये ओड इनका, और 21 साल की एज में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट, द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट की थीम क्या है? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मेन। ओके, पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम है मिल्टन की, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी मानी जाती है इनकी। और ये लिखी किस में गई है? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ओके, इतना याद रखिएगा। ये स्टार्ट कब किया गया था? भी मैंने बताया है स्टार्ट कब किया गया था। 1658 में उन्होंने स्टार्ट किया था, 1665 में कंप्लीट किया था, 1667 में इसको पब्लिश किया गया था फर्स्ट एडिशन में 10 बुक के साथ। 1674 में सेकेंड एडिशन आया था 12 बुक के साथ। उसके बाद बुक 9 और बुक 7 को तोड़ के बुक 12 बनाया गया। ओके, तो इतना आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, द थीम ऑफ पैराडाइज रीगेन्ड इज। पैराडाइज रीगेन्ड की जो थीम है वो क्या है? तो यहाँ पे ए इज करेक्ट हो जाएगा, सैटन का टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन विल्डरनेस, ये है। ओके, पैराडाइज रीगेन्ड कब आया था? 1671 में आया था। और इसी के साथ इनका एक क्लोसेस्ट ड्रामा था सैमसन एगोनिस्ट्रिस, वो भी आया था 1671 में। ये 4 बुक्स में आया था। कितने बुक्स में आया था? 4 बुक्स में। ओके, नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन इन हिज वर्ड्स गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड एंड द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज। तो मिल्टन को किसने डिस्क्राइब किया इन शब्दों में? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, और भी है द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज। ये किसने कहा है? तो यहाँ पे ए इज करेक्ट हो जाएगा, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा। तो कहीं कहीं इतना ही पूछता है, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड इतना ही पूछ लेगा, और कहीं कहीं इसको अलग करके पूछ लेगा, कहीं कहीं दोनों पूछ लेता है। तो दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ही कहा है। ओके, नेक्स्ट, मिल्टन स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड।
पैराडाइज लॉस्ट में जो मिल्टन की स्टाइल है उसे क्या कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता है, ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है। ओके, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इज कंपेयर टू। पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न को कंपेयर की जाती है किससे? मून से, सन से, पोलर स्टार से, लेवियाथन से। तो डी इज करेक्ट हो जाएगा, लेवियाथन से की जाती है। ओके, नेक्स्ट, मिल्टन रोट हिज पेस्टोरल एलेजी लिसिडस ऑन द डेथ ऑफ। हमने पढ़ चुका है मिल्टन ने जो पेस्टोरल एलेजी लिसिडस लिखा है वो किसकी डेथ पर लिखा है? तो राइट आंसर एडवर्ड किंग हो जाएगा। ये हमने पूरा रिवीजन कर लिया है। ओके, नेक्स्ट, हु सेड लिसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। किसने कहा है लिसिडस क्या है? एक टच स्टोन है पोएटिक टेस्ट का। ये किसने कहा है? टेनिसन ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ब्राउनिंग या आई.ए. रिचर्ड्स ने? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा टेनिसन ने। ओके, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा टेनिसन हो जाएगा। नेक्स्ट, इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज नेक्स्ट टू सैटर्न। पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न का नेक्स्ट कौन है, यानी कि उसका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड कौन है? लेफ्ट हैंड। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, बेल्जेबब है, बेल्जेबब है। ओके, नेक्स्ट, हु सेड मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम। किसने कहा है मिल्टन एक पैशनेट मैन है जो एक पैशनेट टाइम पे रहते थे? तो किसने कहा है? ए इज करेक्ट, जॉन बैले ने कहा है। ओके, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन पैराडाइज लॉस्ट हु पजेस द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन की क्वालिटीज से पजेश कौन था? कौन पजेश रहता है? सैटर्न, क्राइस्ट, बेलियल या बेल्जेबब? तो यहाँ पे ए इज करेक्ट हो जाएगा, सैटर्न रहता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कॉमस वाज प्रेजेंटेड इन ऑनर ऑफ द। कॉमस को प्रेजेंट किया गया किसके सम्मान में? तो किसके सम्मान में किया गया है? राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सम्मान में कॉमस को प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, कॉमस का फुल टाइटल क्या है? अ मास प्रेजेंटेड एट लडलो कासल, इसका फुल टाइटल है। और ये आया कब था? 1634 में आया था। ओके, ये एक मास्क है, कहीं कहीं मास्क ऐसे रहता है या फिर कहीं कहीं ऐसे ही लिखा रहेगा। ओके, मास्क है ये। ओके स्टूडेंट्स, और भी इसके बारे में जान सकते हैं। ये इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी के लिए होता है। कॉमस को प्रिंटेड कब किया गया था? एनोनिमसली प्रिंटेड किया गया था कॉमस को 1637 में इसको प्रिंट किया गया था और क्वार्टो में प्रिंट किया गया था इसको। ठीक है, किसके द्वारा इशू कराया गया था? बुक सेलर हम्फ्री रॉबिन्सन के द्वारा कराया गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे 40 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना स्कोर भी शेयर ज़रूर करिएगा। आज के जो क्वेश्चन थे बहुत ही इजी थे, टफ नहीं थे। तो इतना उम्मीद कर सकती हूँ कि आज का जो आपका स्कोर होना चाहिए वो 40 आउट ऑफ 40 होना चाहिए। ओके, तो अपना स्कोर ज़रूर आज की वीडियो में, आज की क्लास में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। मैं देखना चाहूँगी किसके 40 आउट ऑफ 40 हैं। कल की वीडियो में उनका नाम ज़रूर बताऊँगी जिसके भी 40 आउट ऑफ 40 होंगे। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।